हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी वोकेबलरी सीरीज की दूसरी क्लास को कवर करेंगे। इस सीरीज में हमने एनसीईआरटी की इंग्लिश की जितनी भी बुक्स हैं फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 उन सभी बुक्स के चैप्टर्स को एक एक करके कवर करेंगे। अभी हम क्लास 12 के जो फ्लेमिंगो बुक है उसका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन उसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये वोकेबलरी हर क्लास के लिए बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। तो भले ही क्लास 12 की बुक से मैंने ये चैप्टर उठाए हैं, ये वोकेबलरी और ये वर्ड्स उठाए हैं, लेकिन ये क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 या फिर अगर आप ग्रेजुएशन में भी हो या अपनी वोकेबलरी को अच्छा करना चाहते हो तब भी ये क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले वाली क्लास में हमने इस चैप्टर के कुछ वर्ड्स किए थे 12 के करीब, और आज हम उसके आगे के वर्ड्स को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला वर्ड है कि जो 13 नंबर का वर्ड है, क्योंकि ये पूरा उसी क्लास का पार्ट है तो इसलिए मैंने इस क्लास में पूरी वोकेबलरी कंप्लीट कर दी है। तो फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर से आपको 1 से दिखेगा, ठीक है। तो 13 नंबर का वर्ड है, क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे तो वो सोच रहे होंगे एकदम से पहली क्लास में कि ये 13 नंबर का वर्ड कहाँ गया। तो इससे पहले वाली जो क्लास है उसको कंप्लीट कर लीजिए, तब इस पे आइएगा। जो वर्ड है हमारा आज का ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है वेरी सीरियस। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वाली क्लास में एक वर्ड किया था सोलेम। सोलेम का भी मतलब होता है सीरियस, बट ये जो होता है वो सिंसियर सेंस में होता है, बहुत जेन्युइन सेंस में, ऑनेस्टी वाले सेंस में। कहीं आप बैठे हो और आप एकदम सीरियस बैठे हुए हो, उस पार्टी में कहीं बैठे हुए हो और सीरियस माहौल है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कहीं आप उदास हो या कोई सिचुएशन खराब है। लेकिन ये जो ग्रेव है, ये ग्रेव वर्ड जो है सीरियस सेंस में कब होगा, जब कहीं की सिचुएशन बहुत खराब होगी, आप बहुत बुरी तरह से बीमार हो या कुछ भी, तब उसे यूज करोगे वेरी सीरियस। इसीलिए मैंने जो एग्जाम्पल के थ्रू और ये जो पिक्चर बनाया है यहाँ पे, आप देखिए कोरोना वायरस में जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, तो बहुत ग्रेव थी, वेरी ग्रेव। अगर आप वेरी लगा के बोल रहे हो तो आप समझ लेना कि वो पार्ट ऑफ स्पीच उसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि वेरी जो है उसको मॉडिफाई करना होगा और वो एडवर्ब बन जाएगा। तो ग्रेव जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव, जिस मीनिंग में मैं बता रहा हूँ। बट मजे की बात यह है कि ग्रेव नाउन की तरह भी काम करता है, और तब इसका मतलब होता है टूम। टूम मतलब कब्र, TOMB, इसको क्या बोलेंगे, टूम। प्रोनाउंसिएशन इसका टूम होगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा था, एक आध बच्चों ने, कि सर उसकी हिंदी मीनिंग भी लिख दीजिएगा। तो इतना तो आप लिख सकते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि ग्रेव का मतलब बहुत गंभीर और ग्रेव का मतलब कब्र, ये मैंने लिख दिया। द सिचुएशन इज बिकमिंग वेरी ग्रेव। ये जो सिचुएशन है इस समय कोरोना वायरस के टाइम पे, वो बहुत ग्रेव हो रही है। अभी नहीं, जब थी तब की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो बहुत ग्रेव हो रही है। या फिर आप मान लीजिए बहुत बुरी तरह बीमार हो, तो क्योंकि ग्रेव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में ly लगाओगे तो बन जाएगा एडवर्ब। तो आप इसी बात को लिख सकते हो, आई एम ग्रेवली इल। तो मैं बीमार हूं, कैसे बीमार हूं, बहुत बुरी तरह से बीमार हूं। तो इल जो है वो एडजेक्टिव होगा और इल के बारे में बताने के लिए ग्रेवली जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। द सिचुएशन इज बिकमिंग वेरी ग्रेव। सिचुएशन हो रही है, कैसी हो रही है, ग्रेव हो रही है। कितनी ग्रेव, वेरी ग्रेव। तो ग्रेव एडजेक्टिव है और बताने वाला वेरी एडवर्ब, ठीक। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है रेच। रेच का मतलब होता है कोई बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, कोई बहुत ही अभागा व्यक्ति, जिसको आप हिंदी में अगर लिखो तो आप बोलते हो अभागा। अभागा का मतलब होता है जिसका भाग्य बहुत खराब हो, ठीक है। तो इसके लिए लिखा हुआ है एन अनफॉर्चुनेट पर्सन, या इसी को आप कह सकते हो पुअर सोल, बहुत बेचारा पर्सन है। आप देखिए इसको बहुत ठंड लग रही है और इसको देख के लग रहा है कि ये कैसा पर्सन है, रेच पर्सन। तो आप कॉन्टेक्स्ट में कैसे याद रखोगे किसी मीनिंग को, जैसे अभी मैंने आपको बताया इससे पहले ग्रेव, तो आप कॉन्टेक्स्ट में कैसे ध्यान रखोगे। आप देख रहे हो चारों तरफ एम्बुलेंस चल रही है, कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी चल रही है, तो आप कहोगे कि यहाँ की हालत बहुत ग्रेव हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, तो वहाँ पे ग्रेव यूज कर लोगे। जब भी कभी ठंड में किसी बच्चे को देखोगे, कपड़े उसके फटे हुए हैं, बहुत खराब हालत में है, शायद उसके घर में कोई है भी नहीं, उसके खाने के लिए जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि ये बहुत ही रिच बच्चा है। रिच, रिच मतलब अनफॉर्चुनेट पर्सन। द पुअर रिच, ये जो बेचारा अभागा है, हैड नो चांस, इसका कोई चांस ही नहीं दिखता है सर्वाइव करने का कि ये बचेगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा इसका, नाउन, क्योंकि ये किसी पर्सन के लिए डायरेक्ट यूज किया जाता है। आप किसी भी पर्सन कह सकते हो कि ये रिच। रिच मतलब अभागा व्यक्ति, जिसके बचने का, सॉरी, मतलब जिसका भाग्य बहुत ही खराब हो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीक। ये एक बहुत कॉमन वर्ड है जो आपको मिलेगा, सीक। और मोस्ट ऑफ द क्लासेस में, मैं मतलब
कह सकता हूं कि हर क्लास की हर बुक में आपको ये वर्ड दिख जाता है। तो सीक वर्ब है, और इसको मैं अपनी भाषा में कहूं तो सीक का मतलब होता है चाहना, मांगना या प्राप्त करना या प्रयास करना। ये इस तरह की हिंदी कुछ होगी इसकी, मैंने हिंदी थोड़ी बहुत लिख भी दी है। चाहना, मांगना, प्राप्त करना या प्रयास करना, सीक वर्ब है। तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो शॉर्ट होती है, ये भी ध्यान रखना, सीक, शॉर्ट और शॉर्ट। कमेंट बॉक्स में आप एक वर्ड बताइए, शॉर्ट आफ्टर, बहुत अच्छा वर्ड है, जरा खोजिएगा, इसके बारे में पता कीजिएगा। शॉर्ट आफ्टर, SOUGHTAFTER, शॉर्ट आफ्टर आप पता करिएगा। तो सीक का मतलब होता है लुक फॉर, आस्क फॉर, ट्राई, चाहना, मांगना, प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए आप हेल्प मांग रहे हो तो यू आर सीकिंग हेल्प, जॉब मांग रहे हो यू आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, सीकिंग जॉब, सीकिंग एडवाइस, सीकिंग शेल्टर, शरण मांग रहे हो, आपके पास शरण नहीं है तो इन कई सेंस में ये हो जाएगा। यू शुड सीक कंपनसेशन, तुमको क्या मांगना चाहिए इस बात के लिए, कंपनसेशन। एक वर्ड होता है कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब होता है हर्जाना भरना, कोई नुकसान हुआ है तो जो पैसा पे करना पड़ता है, अमाउंट पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेट, उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा कंपनसेशन। तो यू शुड सीक कंपनसेशन, शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म, प्योर फॉर्म, तो सीक लिखा गया है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा देखिए ट्राइब्यूनल एक कोर्ट होता है, तो ट्राइब्यूनल टू सीक कंपनसेशन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में एक वर्ड होता है कोलोकेशन। कोलोकेशन मतलब जब आपको फिक्स है कि इस वर्ड के साथ ये वर्ड यूज करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ज्यादातर अब जहां कंपनसेशन की मांग की जा रही होगी तो आप देखोगे उसके साथ ये वर्ड चिपका होगा, दे आर सीकिंग कॉम्पनसेशन, वो लोग कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, वो हर्जाना मांग रहे हैं। दे आर सीकिंग एडवाइस, दे आर सीकिंग लीगल एडवाइस, दे आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, इस तरह से लिखा होगा। ड्राइवर्स आर एडवाइज टू सीक अल्टरनेटिव रूट, तो ड्राइवर्स को ये एडवाइस किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, कि वो सर्च करें अल्टरनेटिव रूट। समझ आ गया? तो ये सीक का मतलब हो गया लुक फॉर, आस्क फॉर, ट्राई। और अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो सीक का मतलब होता है चाहना, मांगना, प्राप्त करना, खोजना, इस तरह के सेंस में, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक शब्द के बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सारा यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं है। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई डिक्शनरी नहीं हूँ कि मुझे सारी चीजें याद है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं बताऊंगा। बट ये समझ लेना कि बस इसकी इतनी ही मीनिंग है, इसका इतना ही रेंज है, ये भी गलत है। जब आप इसमें बैठोगे, आप इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वर्ड के तो और भी कई तरीके से यूज किया जा सकते हैं, और भी कई तरीके से मायने। तो जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूसेंस, एक और बहुत कॉमन वर्ड जो कि शायद आप के लिए नया हो सकता है, ज्यादातर बच्चों के लिए। न्यूसेंस का मतलब होता है कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग जो आपको परेशान करे, आपके परेशानी का कारण बने, तो उस पर्सन या थिंग को आप न्यूसेंस बोलोगे। तो जब किसी पर्सन और थिंग को न्यूसेंस बोलोगे तो इसका मतलब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, अब मान लो आप किसी रूम में हो और एक मच्छर है बेचारा, उसका फास्ट है, उस दिन मंगलवार है, व्रत है बेचारे का, और वो घूम रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो काट लेगा, तो आप बार बार बड़बड़ा रहे हो, कुछ बड़बड़ा रहे हो, तो वो आपसे आकर बोलता है, देखो आई डोंट वॉन्ट टू बी अ न्यूसेंस, मैं न्यूसेंस नहीं होना चाहता, टेल मी इफ यू वॉन्ट टू बी अलोन, मुझे बता दो, मैं तो खाली घूम रहा हूं, आज मेरा फास्ट है, मैं तो खून पीऊंगा भी नहीं, भले ही वो दिख रहा है बहुत हट्टा कट्टा। सो आई डोंट वॉन्ट टू बी अ न्यूसेंस, मैं न्यूसेंस नहीं बनना चाहता, मैं परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता, मैं कोई ऐसी समस्या नहीं बनना चाहता। सो टेल मी इफ यू वॉन्ट टू बी अलोन, अगर तुम अकेले रहना चाहते हो तो बता दो, कोई नहीं। आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, हैव फॉरगॉटन, जब भी हैव फैमिली आए तो ध्यान रखना, हैव फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे हैज है प्लस वी थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, मैं अपना अम्ब्रेला जो है वो भूल गया हूं, और ये क्या आफत है, व्हाट अ न्यूसेंस, तो इस तरह से बोल दिया गया, व्हाट अ न्यूसेंस, व्हाट अ न्यूसेंस। तो न्यूसेंस का मतलब होता है कोई भी थिंग या कोई भी पर्सन जो आपके परेशानी का कारण बने। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इसेंट्रिक, क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है इसेंट्रिक या बैड टेम्पर। तो क्रैंकी जो वर्ड है वो दो सेंस में यूज होता है, एक जब आपके विचार क्रैंकी हो तो वो बड़े अजीब है, बहुत वियर्ड है, बहुत स्ट्रेंज है, तो ये हो गया इसेंट्रिक, ठीक है। जब आपके विचार, मान लो मैंने कहा क्रैंकी आइडियाज, क्रैंकी आइडियाज,
तो क्रैंकी आइडियाज, आइडियाज हो गया नाउन, और नाउन के बारे में बताएगा तो क्रैंकी हो जाएगा एडजेक्टिव। और जब मैंने कहा क्रैंकी आइडियाज तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो विचार है वो बहुत ही क्रैंकी है, बहुत ही अजीब है। अच्छा, अगर मैंने कहा बहुत ही क्रैंकी बच्चा है, मतलब बहुत ही क्रैंकी चाइल्ड है, अ क्रैंकी चाइल्ड, मान लो मैं ऐसे लिख दिया अ क्रैंकी चाइल्ड, तो क्रैंकी चाइल्ड, चाइल्ड हो गया नाउन, नाउन के बारे में बताएगा तो क्रैंकी हो जाएगा एडजेक्टिव। अब की बार क्रैंकी का मतलब हो गया चिड़चिड़ा बच्चा, बहुत ही बैड टेम्पर, इल टेम्पर। तो दो सेंस में होगा क्रैंकी, इसेंट्रिक और बैड टेम्पर, ये भी वर्ड आपको मिल जाएगा। इसेंट्रिक तो बहुत मिलेगा आपको, इसेंट्रिक मतलब स्ट्रेंज, अनयूजुअल, एबनॉर्मल, जो अजीब हो। वाई यू बिकम क्रैंकी व्हेन टायर्ड, तो ये देखिए एक एग्जांपल, ऐसे कोई है चिल्ला रहा है बैठ के कि तुम क्रैंकी क्यों हो जाते हो जब थके होते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, बहुत टायर्ड हो, बहुत थके हुए हो और घर पे आ रहे हो, आपको कोई पानी भी लाकर नहीं दे रहा है, तो उस समय आपका दिमाग जो है बहुत हाई होता है, पारा बहुत हाई होता है, तो उस समय आप कैसे हो जाते हो, क्रैंकी हो जाते हो, थोड़े बैड टेम्पर हो जाते हो, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो। ठीक, इसके अलावा उस समय कोई आपसे कोई मांगेगा आइडिया, अरे यार ये बताओ इस काम में कैसे हो जाएगा, कैसे करूं, तो जो आपके आइडियाज निकलेंगे वो भी कैसे निकलेंगे, बहुत ही क्रैंकी, बहुत ही इसेंट्रिक, बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं, एंड अ लिटिल क्रैंकी, और थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो रहा हूं, तुम मुझसे दूर हो जाओ। इस समय तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा और कुछ फालतू का बोल दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइट। देखो ये वर्ड तो उस चैप्टर में था इसलिए ले लिया, बाकी आपको कभी ना कभी सुनने को मिलता होगा। रिसाइट का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, बोलना, खास तौर पे जब आपने उसे याद किया हो। टू से अलाउड, रिसाइट का मतलब होता है टू से अलाउड। यहां देखिए बच्चों का एक वीक चल रहा है, हफ्ता चल रहा है, पोएट्री रिसाइटेशन। ये रिसाइट वर्ब है, वर्ब से नाउन बनाना था, TION अगर लगा दोगे किसी वर्ड के सफिक्स में तो वो बन जाएगा नाउन। तो रिसाइट का मतलब होता है कोई चीज को जोर जोर से बोलना, टू से अलाउड, खास तौर पे जब आपने उसको याद किया हो और किसी ऑडियंस के सामने बोल रहे हो। ध्यान रखना, एक वर्ड होता है लाउड, एक वर्ड होता है लाउडली, है ना, तो लाउड से बनने वाला वर्ब है लाउडली। यहां पे हमने क्या यूज किया है, अलाउड। क्यों लाउडली नहीं यूज किया है, टू से लाउडली क्यों नहीं किया है, क्योंकि अलाउड होता है जब आप ये बोलना चाह रहे हो कि सब लोग सुन सकें। अलाउड का मतलब होता है इस तरीके से बोलना कि सब लोग सुन सके, एक प्रॉपर तरीके से। लाउडली बोलने का मतलब हो गया कि आप शोरगुल करना चाहते हो, आप हल्ला मचाना चाहते हो, तो वो यहाँ पे प्रॉपर एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। कभी कोई चीज पढ़ी जाती है, बोली जाती है, तो टू रीड और टू से समथिंग अलाउड, इसका मतलब होता है कि ऐसा बोलो कि सब लोग सुन पाए, लाउडली नहीं। ईच चाइल्ड हैज टू रिसाइट अ पोएम टू द क्लास, हर बच्चे को एक पोएम जो है वो रिसाइट करनी है क्लास के लिए, तो उसको एक पोएम याद करके आनी है और रिसाइट करनी है। देखो रिसाइट करने का मतलब उस पोएम को याद करके आएगा और अब वो सबके सामने बोलेगा, तो दैट इज कॉल्ड रिसाइट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम या क्रिटिसाइज, या इसी कह सकते हो ब्लेम करना या क्रिटिसाइज करना। तो जो रिप्रोच वर्ड लिखा है ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, और इसका मतलब होता है ब्लेम करना या क्रिटिसाइज करना, या ब्लेम या क्रिटिसाइज दोनों। अगर आपको ध्यान हो तो पहली वाली क्लास में हमने एक वर्ड पढ़ा था स्कॉल्ड, और तब मैंने कहा था स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। ठीक है, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। तो चाइल्ड बताया था आपको, रिब्यूक बताया था, और फिर वहां पे रिप्रोच भी वर्ड लिखा था। और तब मैंने आपसे ये कहा था, मैं हर बार अगर कभी भी आगे जब भी सीरीज में ऐसे वर्ड आएंगे पुराने वर्ड, तो मैं आपको एक बार और याद दिलाऊंगा। तो स्कॉल्ड का मतलब मैंने कहा था डांटना, डांटना, फटकारना, और ये रिप्रोच भी इस सेंस में हो जाएगा। हालांकि रिप्रोच का मतलब होता है किसी को लताड़ना, किसी को बहुत बुरी तरह से आलोचना करना, खास तौर पे जब आपने उससे जो उम्मीद किया हो उसने वो ना किया हो, तो उस समय जो वर्ड यूज करोगे वो रिप्रोच यूज करोगे। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिए कि जब आपने किसी से कोई चीज उम्मीद की हो कि ऐसा करना है आपको, ये काम आपसे मैं बोल के जा रहा हूं आपको ये करना है, और उसने वो काम नहीं किया हो, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रोच करना। ठीक है, हिंदी में मीनिंग याद करने से ज्यादा बेहतर है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में जाकर मीनिंग याद करिए, उसकी इंग्लिश को मीनिंग को समझिए। तो ब्लेम करना, जब आप किसी को ब्लेम करते हो, आरोप लगाते हो या क्रिटिसाइज करते हो, देखिए ये माँ जो है बच्चे को ब्लेम कर रही है। हिज मदर रिप्रोच्ड, मतलब एक तरह से स्कॉल्ड भी कर रही है, बट क्या है, उसने अपना खाना नहीं खाया है। हिज मदर स्कॉल्डेड हिम, हालांकि यहाँ पे हर होना चाहिए था, लड़की है तो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम्पल बिल्कुल मैचिंग का है। हिज मदर रिप्रोच्ड हिम फॉर नॉट ईटिंग ऑल हिज डिनर, अपने डिनर को नहीं खाने के लिए। अब उससे उम्मीद करके गई थी, वो बोल के गई थी डिनर खा लेना, अब आ रही है, तो आप कह सकते हो स्कॉल्ड भी हो सकता है। स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है, चाइल्ड मतलब डांटना होता है, बट यहाँ पे रिप्रोच भी कर लिया। कैसे कर लिया कि जब आपसे कोई चीज उम्मीद की जाती है और आपने वो काम नहीं किया है, तो आप वहां पे यूज कर लेना रिप्रोच।
डांटना फटकारना उस सेंस में बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पुट ऑफ करना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, और पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? जब किसी वर्ब में कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा के उस वर्ब की मीनिंग को चेंज कर दिया जाता है। जैसे पुट वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन लगा के पुट ऑफ कर दिया गया। ऑफ एडवर्ब भी तरह यूज हो सकता है, तो पुट ऑफ जो है ये मीनिंग चेंज हो जाएगा। पुट का मतलब रखना, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, बट पुट ऑफ का मतलब कोई चीज को टालना, पोस्टपोन करना। तो पोस्टपोन, डेफर, एडजर्न बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है। और भी होते हैं, जैसे पुट ऑन होता है कपड़ा पहनना, पुट आउट होता है बुझाना, बट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ खाली पुट ऑफ की। पुट ऑफ का मतलब कोई चीज को पोस्टपोन करना या डिफर करना, टालना, डिले करना। एडजर्न ज्यादातर कोर्ट कचहरी में आपको ये वर्ड मिल जाएगा, एडजर्न। लॉ ऑफ अथॉरिटी में ये सब वर्ड मिल जाएंगे। 12th वाली ही बुक में आपको एक चैप्टर है इंडिगो, वहां पे एडजर्न मिल जाएगा। कोर्ट में जब ट्रायल चलते हैं उनको एडजर्न कर दिया जाता है। मीटिंग थोड़ी देर के लिए रोकी जा रही है तो एडजर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस सेंस में ध्यान रखिएगा। आवर मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ, हमारी मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी मीटिंग को क्या कर दिया गया है, पुट ऑफ कर दिया गया। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना, ठीक। नेक्स्ट देखो, मतलब टालना, डिले करना, जो भी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनसीएस। अगेन बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है और बहुत ज्यादा यूज होता है। पहले अगर किसी वर्ड के सफिक्स में ओयूएस लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो एनसीएस का पार्ट ऑफ स्पीच अगर कहूं तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। समझ में आ गया? तो नर्वस भी ओयूएस लगा, एडजेक्टिव है। वरीड भी एडजेक्टिव है। अनईजी भी एडजेक्टिव है। और क्योंकि अगर जब आप सिनोनिम लिखते हो तो जिस पार्ट ऑफ स्पीच में होता है कोशिश यही की जाती है, अगर ऑप्शन में मान लीजिए वो है ही नहीं पार्ट ऑफ स्पीच, वैसे ऐसा होगा नहीं, उसी पार्ट ऑफ स्पीच में उसका ऑप्शन आपको मिलेगा सिनोनिम्स का। तो एनसीएस का मतलब होता है बहुत ज्यादा नर्वस होना, बेचैन होना, चिंतित होना, परेशान होना, अगर हिंदी में लिखना है तो एनसीएस का मतलब। एनसीएस से ही बनने वाला एक वर्ड है एंजाइटी। जब आपसे कहा जाता है कि उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो बेचैनी की, नर्वस की, वो घबरा रहा है, घबराहट की प्रॉब्लम, तो उसी को एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जा रहा है एनसीएस। कब होते हो आप एनसीएस? मान लो मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करनी है तो मैं परेशान हूं यार, मेरा क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो मैं अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए एनसीएस हूं। मेरा रिजल्ट आने वाला है, कोई व्यक्ति यहाँ पे आके बैठ गया, उसको लेकर मैं डिस्टर्ब हूं, परेशान हूं, चिंतित हूं, तो हो जाएगा नर्वस, वरीड, कंसर्न्ड, अनईजी। अनईजी भी बहुत एक अच्छा वर्ड है। जब आप वरीड होते हो, चिंतित होते हो किसी चीज को लेकर कि उसका रिजल्ट कहीं खराब ना हो जाए या कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। जैसे मैंने कहा कि कोई पर्सन यहाँ पे आकर बैठ गया तो मैं उसको लेकर अनईजी फील कर रहा हूं। तो अनईजी फील करने का मतलब हो गया कि मैं बेचैन हूं, परेशान हूं, नर्वस हूं। सी वॉज एक्सट्रीमली एंसियस अबाउट हर एग्जाम। अब देखिए लड़की जो है पढ़ रही है, जब पढ़ना था तब नहीं पढ़ी, जब पूरे पेपर का टाइम था नहीं पढ़ी, अब लास्ट दिन जो है पूरा सोच लिया रात भर में पढ़ के, जैसा आप करते हो कि रात भर में पढ़ के अगले दिन पेपर दे देंगे, तो उस समय आप बहुत परेशान रहते हो कई बार, बहुत खासतौर पे जब पेपर कुछ ऐसा टफ हो तो सी वॉज एक्सट्रीमली एंसियस, पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कितना एंसियस, एक्सट्रीमली, क्या हो जाएगा, एडवर्ब। बाकी आपको पता है प्रोनाउन है, मेन वर्ब हो जाएगा, प्रीपोजिशन है, नाउन हो जाएगा, और वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीम। एक बहुत कॉमन वर्ड सीम। सीम का मतलब प्रतीत होना, अपीयर या साउंड, या एक और एग्जांपल सेट कर दूं, देखो। तो सीम का मतलब होता है प्रतीत होना और आपको समझ में आना, कुछ भी ऐसा। अगर हिंदी में मैं कहूं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सीम का मतलब लगना, जब आपको कोई चीज लगती है, या प्रतीत होना, प्रतीत होना। अब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं कहता हूं सर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा लग रहा है, इट सीम्स टू मी दैट ही इज अ गुड बॉय। तो आप बोलते हो ना इट सीम्स टू मी, तो सीम्स मतलब प्रतीत होना, सीम और फॉर्म होती है सीन, सीम्ड, सीम्ड, तो उसी को कह सकते हो इट अपीयर्स टू मी, या साउंड। अच्छा, साउंड का मतलब एक तो साउंड होता है, और साउंड का मतलब एक प्रतीत होना भी होता है, अपीयर होना, सीन होना भी होता है। जैसे तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा लग रहा है, तो आप बोलोगे इट सीम्स गुड, योर आइडिया सीम्स गुड, तो सुनने में अच्छा लग रहा है, तो आप सीम गुड के साथ ऐसे बोल दोगे। ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा मैंने सीम के लिए बोला, साउंड के लिए मुझे बोलना था ना, सॉरी। तो इट साउंड्स गुड, आप इसी की जगह पे ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा, जैसे इट सीम्स गुड की जगह पे आप बोल सकते हो इट साउंड्स गुड। अगर आपने कोई मुझे एक अच्छा सा आइडिया दिया और मुझे वो आइडिया अच्छा लगा, तो मैं कहूंगा इट साउंड्स गुड, इट मीन्स इट सीम्स गुड, इट मीन्स ये अच्छा लग रहा है सुनने में। अब ये कोई बॉस है और ये कोई इनका एम्प्लॉय है,
इसने किसी पर्सन को रिकमेंड किया था इनके लिए। तो अब वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इट सीम्स टू मी, बॉस कह रहे हैं दैट ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर द जॉब। ऐसा मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी, कि वो सही व्यक्ति नहीं है इस जॉब के लिए। तो ये बॉस जो है इसको बता रहे कि तुमने जिसको भेजा था, मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी, सीम की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है सीम्ड, और फिर से सीम्ड, इट सीम्स अ फुलिश डिसीजन नाउ, और ऐसा लगता है कि ये बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया डिसीजन है, इट सीम्स अ फुलिश डिसीजन नाउ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास पेल। पेल का मतलब होता है बहुत ही फीका, एडजेक्टिव है। जब खास तौर पे ये भी वर्ड आपको 9th 10th 11th 12th हर क्लास में मिल जाएगा। चेहरे का रंग उड़ गया हो, ऑलमोस्ट व्हाइट हो गया हो, कलर फेड हो गया हो क्योंकि आप बीमार हो, डरे हुए हो, और या बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हो, स्पेशली जब बीमार हो तो आपको ये वर्ड मिलेगा। जैसे 11th में है पहला चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, ऐसे करके चैप्टर। 12th में माय मदर एट 66 उसमें भी है, और इसके अलावा ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन इसमें भी है। तो पेल का मतलब हो गया लाइट कलर्ड या फेडेड। अगर कोई बच्चा 6th to 10th का है तो परेशान मत हो कि सर आप क्लास 12th के वर्ड की बात कर रहे हो। ये वर्ड हर क्लास के लिए और हर चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, किसी न किसी चैप्टर में, हर चैप्टर में किसी न किसी चैप्टर में दिख जाएगा। तो पेल का मतलब हो गया लाइट कलर्ड या फेडेड। अब फेडेड जो वर्ड है वो फेड वर्ड से बना हुआ है। फेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज का छीड़ होना। जैसे कर्टेन का कलर फेड हो गया है, तो फेड हो गया है तो वो बन जाएगा फेडेड। तो फेडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये पेल एडजेक्टिव है तो इसके लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए था, फेड वर्ब होता है तो वर्ब से एडजेक्टिव बनाना था। तो आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करती है और तब उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, तो फेडेड। माय ग्रैंडमदर लुक्स वेरी पेल नाउ। जो मेरी ग्रैंडमदर है वो अब दिखती हैं और बहुत ही ज्यादा पेल दिखती हैं, मतलब उनके चेहरे का कलर जो है वो एकदम गायब हो चुका है, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, बहुत बीमार रहती हैं, तो ये जो चेहरे का कलर है वो कैसा हो गया है, पेल हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, और ये बहुत छोटा सा वर्ड है बट आपको दिख जाएगा। अब देखो ये जो वर्ड है ये आपको बहुत मिलेगा, ये भी बहुत कॉमन सा वर्ड है, और ये है हमारा ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, डर से कांपना। माई लेग्स आर ट्रेम्बलिंग विथ फियर, मेरे पैर जो है डर से कांप रहे हैं। माई हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग विथ फियर, मेरे हाथ डर से कांप रहे हैं। सो ट्रेम्बल का मतलब होता है शेक, मूव करना है, कोई चीज को मूव कराना। शेक का मतलब फीवर। ट्विच, ट्विच का मतलब होता है फड़फड़ाना, थोड़ा ध्यान रखना, फड़फड़ाना। जब खासतौर पे बॉडी का कोई पार्ट जो है अपने आप से ट्विच करने लगता है, बोलते हैं ना आईज मेरी ट्विच कर रही है। और ट्रेमर, कंपन या कांपना, ये जो है अर्थक्वेक के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अर्थक्वेक के लिए आपको जो वर्ड यूज होगा वो होगा ट्रेमर। ठीक है, तो ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना या कंपन, शेक, क्विवर, ट्विच, ट्रेमर। माई लेग्स आर ट्रेम्बलिंग विथ फियर, मेरे जो पैर हैं वो डर से कांप रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ट्रेम्बल और सबसे ज्यादा तो दो वर्ड ही जरूर ध्यान रखिए, ट्रेम्बल और क्विवर, ये दो वर्ड जरूर है। बाकी ट्रेमर आपको याद रहेगा क्योंकि जरूर आपने अर्थक्वेक के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा। और ट्विच वर्ड ध्यान रखिएगा, ट्विच का मतलब फड़फड़ाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चोक। अगेन चोक क्या होता है, देखो जो चोक वर्ड है ये कब यूज करोगे, जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो आप कहते हो मेरा गला चोक कर गया। एक और, जब आप किसी इमोशन से भर जाते हो, किसी भावना से भर जाते हो, बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए, तो आपकी आवाज नहीं निकलती, गला आपका रुक जाता है बिल्कुल, तो दैट इज कॉल्ड चोक। अगर आपका गला चोक कर जाता है या चोक कर गया है तो इसका मतलब आपकी सांस रुक गई है, आप सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड चोक करना। फाइट फॉर ब्रेथ, इसीलिए लिखा है फाइट फॉर ब्रेथ। गैग, इसके अलावा चोक का मतलब होता है गला दबा देना, ऐसा गला घोंट देना आपका ताकि आप सांस न ले पाओ, तो गैग यही होता है, मुंह में कपड़ा भर कर किसी को मारना, तो दैट इज कॉल्ड गैग। किसी के मुंह में कपड़ा भर दिया गया हो और तब उसको मारा जा रहा हो तो गैग करना, तो इस सेंस में गैग हो जाएगा। ये वर्ड आपको शायद ही कहीं मिले किसी इंग्लिश की बुक में, एनसीईआरटी में, जहां तक मुझे पता है ये आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रेंगल मिल जाएगा। स्ट्रेंगल का मतलब होता है गला घोटना, किसी का गला दबा के मारना। स्ट्रेंगल, गला घोटना या गला दबाकर मारना। बट आपको ध्यान रखना है ये दो वर्ड, चोक वर्ड तो बहुत मिलेगा, कई बार मिल जाएगा। चोक का मतलब हो गया फाइट फॉर ब्रेथ, सांस के लिए लड़ना। सांस के लिए लड़ना नहीं, सांस लेने में दिक्कत होना। क्यों? क्योंकि कोई चीज आपके गले में फंस गई है।
तो एक वर्ड आपके लिए गैग हो गया, एक वर्ड आपके लिए स्ट्रेंगल हो गया। गैग और स्ट्रेंगल ऑलमोस्ट मुझे क्लियर है कि ये वर्ड आपको मिलेंगे नहीं कहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है गैग क्या होता है, जब किसी के मुंह में कपड़ा भरकर किसी को मारा जाता है, और स्ट्रेंगल क्या होता है, किसी की गर्दन को दबा कर मारा जाता है। तो इन दोनों सेंस में चोक का मतलब निकल जाएगा। एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि चोक क्या होता है। वेरी स्मॉल टॉयज कैन चोक अ बेबी। अगर बहुत छोटे छोटे खिलौने हैं तो वो, अगर बच्चा, कई बार बोला था ना कि आप खिलौनों के ऊपर देखिए लिखा होगा कि इसको 2 साल से 3 साल के बच्चों से दूर रखिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा खिलौना खा लेगा, फिर उसको उसका गला जो है वो फंस जाएगा और वो सांस नहीं ले पाएगा, तो गला उसका चोक कर जाएगा। इसके अलावा आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें भी एक चोक बटन होता है जो एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है, वही चोक यहाँ पे भी लिखा गया है। इसी चोक को जब नाउन फॉर्म में यूज करोगे तो वो वाला चोक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंड। हाँ, अब देखो ये एक बहुत बहुत कॉमन वर्ड है प्रिटेंड, ये हर क्लास में आपको मिल जाएगा। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, बहाना करना। ही प्रिटेंडेड that nothing had happened. उसने बहाना किया था कि कुछ हुआ ही नहीं था। He pretended that nothing had happened. कोई बच्चा था, आप उसके पास गए, कह रहे यार क्या बात है, क्या परेशानी, बताओ कोई परेशानी है क्या? तो कह अरे सर कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। So he pretended, कई बार आप बहाना करते हो, मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, कुछ भी। तो प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या डिसिमुलेट करना। ये देखो, ये एक अच्छा वर्ड है जो बहुत कम मिलेगा और भूलेगा बहुत ज्यादा। डिसिमुलेट का मतलब होता है अपनी रियल फीलिंग को कंसील करना, रियल फीलिंग को कंसील करना। कंसील मतलब छिपाना, ध्यान रखना, कंसील एक अच्छा वर्ड है। तो डिसिमुलेट। सैम प्रिटेंडेड दैट इट वाज अ डायनासोर। डायनासोर की स्पेलिंग ध्यान रखना। तो सैम ने बहाना किया कि वो क्या है, डायनासोर है। वो खिलौने से खेल रहा था और कह रहा है ये सैम इस समय क्या कर रहा है, इसको खेलते समय प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंड। तो सैम ने बहाना किया कि वो डायनासोर है, जबकि एक्चुअल में वो डायनासोर नहीं थे। और इस चैप्टर में ये आपको एक आखिरी वर्ड, और ये भी एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर बुक में मिल जाएगा, लगभग 9 to 12 की हर बुक में। क्या है? गेज। गेज का मतलब होता है जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, किसी चीज पे अपना ध्यान देना चाह रहे हो, तो आप लगातार जो आपकी निगाह उस पे बनी होती है, एक टक लगाकर देखना, दैट इज कॉल्ड गेज करना। एक टक लगाकर देखना। नाउन वर्ब दोनों तरह से यूज हो जाएगा। तो स्टेयर, लुक या गेप। गेप में क्या होता है, व्हेन यू आर सरप्राइज्ड विथ ओपन माउथ, खुले मुंह के साथ, तो दैट इज कॉल्ड गेप। ध्यान रखिएगा। तो गेप क्या होता है, जब आप सरप्राइज होते हो और आपका मुंह खुला रह जाता है एकदम से आश्चर्य के साथ, तो दैट इज कॉल्ड गेप। बाकी गेज, स्टेयर, लुक ये सब एक सेंस में होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है गेज और स्टेयर में कि स्टेयर थोड़ा निगेटिव वर्ड है ना। जब आप किसी को जानबूझकर या थोड़ा उसको अनफ्रेंडली तरीके से उसको घूर रहे हो, देख रहे हो, तो वो स्टेयर कहा जाता है। और गेज का मतलब होता है जब आप अपना ध्यान किसी चीज पे लगाए हुए हो, तो दैट इज कॉल्ड गेज, लगातार किसी चीज को देख रहे हो। He spends hours gazing out of the window. वो अपना घंटों बिता देता है, spends hour प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, gazing out of the window, विंडो के बाहर देखते हो, जब भी धूप निकलती है, जब भी सन निकलता है, तो ये बच्चा क्या करता है, बस उस सुबह को गेज करता रहता है, देखता रहता है, क्योंकि उस चीज में वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। ठीक, चलो, तो ये आज की क्लास थी और ये हमारा पहला चैप्टर था जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जो हमने कंप्लीट किया है। बट मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 9th में भी हो तो भी, और क्लास 6 में हो तो भी, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी, ये वर्ड्स आपको तब भी काम आएंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये तरीका बहुत अच्छा है, इसी तरह से आपको वर्ड सीखने चाहिए, खास तौर पे उनके कॉन्टेक्स्ट में जाकर, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको आज ये कुछ वर्ड्स बताए, चाहे वो प्रिटेंड करना बताया हो, चाहे वो गेज करना बताया हो, चाहे आपको अनईजी फील कराया हो कि किसी की प्रेजेंस आपको अनईजी फील करा रही है, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊँगा, मेरा वो जो दोस्त आता है उससे अब मैं बात नहीं करता हूँ, जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं अनईजी फील करता हूँ, या मैं कंसर्न्ड हूँ अपने एग्जाम को लेकर, मैं बहुत एंसियस फील कर रहा हूँ, मुझे एंजाइटी फील हो रही है। तो जो भी वर्ड मैंने आपको आज बताए हैं, या जो सिचुएशन है इस समय हमारे घर की वो बहुत ही ग्रेव है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ग्रेव सिचुएशन, बहुत सीरियस सिचुएशन, वेरी बैड सिचुएशन, तो इस सेंस में आपको ये सारे वर्ड्स ध्यान रह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कोई वर्ड अच्छा लगा हो तो उस वर्ड को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई यूज़ आपको अच्छा लगा हो तो, और कोई यूज़ आपको आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर नेक्स्ट
क्लास में आपको एक नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। आगे चल के हम 10th 11th वाले भी चैप्टर करेंगे, 9th वाले चैप्टर भी करेंगे समय आने पे। अभी 12th वाले चैप्टर ही मैं स्टार्ट किया हूँ, तो क्योंकि 12th वाले जो बच्चे हैं उनका ये लास्ट ईयर होगा, जो भी पढ़ रहे होंगे 12th में, तो 1 साल का उनके पास टाइम है। तो अभी कर रहा हूँ, कोई अच्छा चैप्टर मुझे दिखेगा तो मैं 9th 10th का भी कर दूंगा, ठीक। बट ये वर्ड्स आप सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, थैंक यू।